नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल PR नॉलेज सेंटर में। दोस्तों, इसके पिछले वाले वीडियो में हमने जो सौर मंडल के पिंड हैं, जो परंपरागत ग्रह हैं, उसका जो टॉपिक परंपरागत ग्रह, उसके हमने 7 ग्रहों के बारे में जान लिया था, उनके बारे में चर्चा कर ली थी। बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और मंगल। आज हम जो हमारा 8वां ग्रह बचा हुआ था, जो एकमात्र ग्रह ऐसा है सौरमंडल में जिस पर जीवन संभव है, उसका क्या नाम है? पृथ्वी। उसके विषय में हम जानेंगे, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे, और जो उसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, तो हम पहुंचते हैं अपने पहले टॉपिक पर, पृथ्वी। यह है आकार में, अगर हम बात करें कि सौरमंडल में आकार में ये कौन सा बड़ा नंबर में, मतलब कौन से नंबर में आता है आकार की दृष्टि से, तो ये 5वें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। यह अपने अक्ष पर कितनी झुकी, देखिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ भी सकता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश पर झुकी हुई है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने पर झुकी हुई है? 23.5 अंश पर, 23 सही 1/2 अंश पर झुकी हुई है। और ये मैं बता चुका हूं कि एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। इसका एकमात्र ग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। अब आते हैं इसका व्यास। देखिए पृथ्वी, चूंकि इसका जो व्यास है वैज्ञानिकों ने किस आधार पर निकाला, तो 2 ध्रुव है इसके, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। तो एक व्यास सीध, जैसे मान लीजिए पेंसिल है, तो एक व्यास ऐसे सीध और दूसरा व्यास ये विषुवती। इसको बोलती है विषुवत, मतलब समांतर, और ये बोलती हैं ये मतलब सीधे लंबवत। ठीक है, इसको बोलती हैं जो ध्रुवी व्यास है। तो इसका जो विषुवती व्यास है, जिस समांतर बोले हैं जिस, ठीक है, तो इसका विषुवती व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर। और जो इसका दिशांतर व्यास ध्रुवी व्यास है वो कितना है? 12,714 किलोमीटर। अब देखिए पृथ्वी जो अपने अक्ष पर, मतलब अपने अक्ष पर पृथ्वी को घूमने में कितना समय लगता है, तो दोस्तों अपने अक्ष पर, जैसे हमने बताया था पिछले वीडियो में कि अपने अक्ष पर चंद्रमा को घूमने में कितना समय लगता है? 24 घंटे लगता है। और बृहस्पति को कितना लगता है? बृहस्पति को सबसे कम समय लगता है, 10 घंटे लगती हैं। और मंगल को 24 घंटे लगते हैं। वैसे हमारी पृथ्वी को कितने लगती हैं? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लगता है इसको अपने अक्ष पर एक बार घूमने के लिए। इसे चूंकि देखिए ये क्या होता है, ये जो चूंकि अपने अक्ष पर पृथ्वी घूमती है इसलिए इसे घूर्णन गति भी कहते हैं। और ये गति दिन, मतलब प्रत्येक दिन होती है, आज भी होगी, कल भी होगी और इसी तरह प्रत्येक दिन होगी, इसलिए इसे दैनिक गति भी कहते हैं। अब आते हैं, अब बात होगी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लगती है। अब ये है कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है। तो दोस्तों पृथ्वी को सूर्य की एक पूरी परिक्रमा करने में, एक पूरा चक्कर लगाने में, उसके चारों ओर घूमने में कितने दिन लगते हैं? 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लगता है। याद रखिएगा, पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने के लिए 23 घंटे और 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लगता है। जबकि सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में कितना लगता है? 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लगता है। चूंकि ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं इसलिए इसे परिक्रमण गति भी कहते हैं। और यह गति एक वर्ष, मतलब वार्षिक होती है, इसलिए इसे वार्षिक गति भी कहते हैं। हाँ, एक बात और, पृथ्वी को जो सूर्य की परिक्रमा करने में जो एक पूरा समय लगता है, जो एक वर्ष लगता है, इसको सौर वर्ष भी कहा जाता है। अब आते देखिए पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन क्यों होता है। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन क्यों होता है? पृथ्वी जो अपने अक्ष पर झुकी हुई है, इस कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। और जो सूर्य की परिक्रमा करती है, दोनों ही कारण है पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन के लिए। और पृथ्वी पर जो दिन रात होते हैं वो किस कारण से होते हैं? तो जो वो अपने अक्ष पर घूमती है तो उसके कारण क्या होते हैं? जो सूर्य की परिक्रमा करती है उसके कारण क्या होते हैं? दिन रात होते हैं, वार्षिक गति के कारण। अब ये तो शुक्र वाले टॉपिक में भी हम बता चुके थे कि शुक्र को पृथ्वी का क्या कहते हैं? भाग्नि ग्रह कहते हैं। तो वही चीज इसमें भी है कि आकार और बनावट की दृष्टि से ये शुक्र के समान है, दोनों एक ही बराबर हैं, घनत्व में, आकार में ये एक ही जैसे हैं। इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें पानी की बहुत ज्यादा अधिकता है, पृथ्वी में बहुत ज्यादा पानी की मात्रा है, समुद्र बहुत ज्यादा है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। हाँ देखिए, पृथ्वी की अगर हम बात करें कि पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा कौन सा है, तो दोस्तों पृथ्वी की जो सबसे नजदीक का तारा वो कौन है? सूर्य। मतलब सूर्य को तारा क्यों कहा गया? तारे तो वो होते हैं जिन्हें हम दूर से देखते हैं, छोटे छोटे दिखाई पड़ते हैं आसमान में, सफेद सफेद कलर के चमकते हुए। तो सूर्य कहाँ? सूर्य तो हमको सीध में दिखाई देता है, आसमान में कहाँ ऊपर दिखाई देता है ना। लेकिन तारे की जो परिभाषा होती है वैज्ञानिकों के अनुसार वो ये है कि तारा उसे कहते हैं जिसका स्वयं का प्रकाश होता है, उसमें कोई भी क्रिया हो, चाहे नाभ की संलयन हो, चाहे नाभ की विखंडन हो, किसी भी क्रिया के कारण उसका स्वयं का प्रकाश हो
और वो स्वयं के प्रकाश के कारण दूसरों को प्रकाश दे सके, उससे दूसरे ग्रह, दूसरे आकाशीय पिंड प्रकाशित हो, उसे तारे की श्रेणी में रखा जाता है। चूंकि सूर्य में नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है और उसमें स्वयं का प्रकाश होता है, उसके द्वारा अन्य आकाशीय पिंड प्रकाशित होते हैं, इसलिए उसे तारे की श्रेणी में रखा जाता है। तो अगर हम बात करें कि पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा कौन सा है, तो सूर्य है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा कौन सा है, तो कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। याद रखिएगा, प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है, जो कि अल्फा सेंचुरी में आता है। ये पृथ्वी से कितनी दूर पर है, 4.22 प्रकाश वर्ष दूरी पर है। अब देखिए, पहले जो ग्रह की श्रेणी में रखा जाता था, तो जो अंतिम ग्रह था, पहले 9 ग्रह की श्रेणी कितनी थी, संख्या 9 थी, प्लूटो भी था। पर सन 2006 में, कब, 24 अगस्त सन 2006 को जो IAU थी, कौन, अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञानी संघ, उन्होंने प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया। इसका कारण क्या था, इसका कारण दोस्तों ये था कि प्लूटो का जो ग्रह की जो परिभाषा थी कि उसका मार्ग, मतलब उसका जो सूर्य के चारों परिक्रमा करनी चाहिए, तो ठीक वो सूर्य के चारों परिक्रमा करता था, लेकिन उनके अलावा जो उनकी और शर्त थी कि वो किसी और ग्रह की कक्षा को ना काटें और उनका जो मार्ग है मतलब उनके आसपास कोई आकाशीय पिंड ना हो। तो क्या था, ये वरुण की कक्षा को, जो यम ग्रह था वो वरुण की कक्षा को काट रहा था और इसके आसपास अन्य खगोलीय पिंडों की भीड़ भाड़ थी, इसलिए इसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया और बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। जी हाँ दोस्तों, एक बात और, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट भी कर सकते हैं या अंडरलाइन भी कर सकते हैं। अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा तो रात में, कभी गौर किए तो रात में एक तारा सबसे ज्यादा चमकता हुआ आपको दिखाई देगा, इसका नाम साइरस या डॉग स्टार है। याद रखिएगा, रात में सबसे ज्यादा चमकने वाले तारे का नाम क्या है, साइरस या डॉग स्टार। यह पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। कितना, 9 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। पृथ्वी जो टॉपिक था हमारा, जो हम बोले थे कि आज हम 2 टॉपिकों के बारे में चर्चा करेंगे, तो पृथ्वी जो टॉपिक था, जो ग्रह है, वो हमारा टॉपिक खत्म हो गया। अब हम जो उसका दूसरा टॉपिक है, उसका जो उपग्रह है चंद्रमा, उसके विषय में जानेंगे, उसके विषय में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है कि चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाले विज्ञान को सेलेनोलॉजी कहते हैं। याद रखिएगा, उसको क्या कहते हैं, सेलेनोलॉजी कहते हैं। और चंद्रमा पर जो धूल के मैदान है, ये भी इंपॉर्टेंट है, चंद्रमा पर जो धूल के मैदान है उसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों, चंद्रमा पर जो धूल के मैदान है उसको शांति सागर कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर जो रेत के मैदान है उनको रेगिस्तान कहते हैं, कुछ घास के मैदान होती हैं, इसी तरह जो चंद्रमा पर धूल के मैदान है उसको क्या कहते हैं, शांति सागर कहते हैं। यह चंद्रमा का पिछला भाग है। दोस्तों, हम जो चंद्रमा का भाग देख पाते हैं सिर्फ 57% ही देख पाते हैं। जो चंद्रमा हमको रात में दिखता है चमकता हुआ, हमको लगता है हम पूरा चंद्रमा देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमें सिर्फ चंद्रमा का 57% भाग ही दिखाई देता है। उसके पीछे जो शांति सागर है, जो हमेशा अंधकार में रहता है, ये हमें दिखाई नहीं देता है। अब हम आते हैं, देखिए, पृथ्वी के समान भी चंद्रमा पर 2 ध्रुव हैं, एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिण ध्रुव। तो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर चंद्रमा का सबसे उच्चतम पर्वत है। जैसे हम बात किए थे कि सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत मंगल में है, वैसे ही चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कहाँ है, उसके दक्षिणी ध्रुव पर है। उसका क्या नाम है, लिबनिट्ज पर्वत है। क्या नाम है उसका, लिबनिट्ज पर्वत है। ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 35,000 फीट है। याद रखिएगा, इसकी ऊंचाई 35,000 फीट है। और अगर किलोमीटर की बात करें तो 10,668 किलोमीटर है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। जी दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जीवाश्म की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। अब बात करें चंद्रमा की जो पृथ्वी की परिक्रमा है, जैसे पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लगता है। और जो उसके अक्ष पर घूमने की जो अक्ष पर घूमने का समय है वो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड है। उसी तरह चूंकि पृथ्वी का अलग अलग है जो परिक्रमण गति है और घूर्णन का समय और परिक्रमण का समय है, लेकिन चंद्रमा का घूर्णन का समय और परिक्रमण का समय एक ही है। यह 27 घंटे 27 दिन और 8 घंटे में, दोस्त याद रखिएगा, 27 दिन और 8 घंटे में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेती है और इतने ही समय में वो पृथ्वी के एक परिक्रमा ही कर लेती है, एक परिक्रमा कर लेता है। ठीक है, अब हम बात करें चंद्रमा का व्यास। जैसे हमने बात की पृथ्वी का व्यास कितना है, उसी तरह चंद्रमा का व्यास कितना है, 3480 किलोमीटर। याद रखिएगा, चंद्रमा का व्यास 3480 किलोमीटर है। और इसका द्रव्यमान, अगर हम बात करें कि चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है, तो चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 है। याद रखिएगा, चंद्रमा का जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना है, लगभग 1/81 है।
अब अगर हम बात करें, देखिए जैसे अभी हम बात किए हैं कि जो चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितने लगते हैं, 27 घंटे और 27 दिन 8 घंटे का समय लगता है। अगर हम सूर्य के संदर्भ में बात करें कि सूर्य के हिसाब से बात करें कि वो सूर्य की दृष्टि से अगर देखने की बात करें तो सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा को परिक्रमा करने में कितना समय लगता है, 29.53 दिन लगते हैं। याद रखिएगा, अगर हम सूर्य के संदर्भ में क्वेश्चन में पूछता है कि सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा को परिक्रमा करने में कितना समय लगता है, तो कितना लगता है, 29.53 दिन लगते हैं। समय और क्या बोलते हैं, इस समय को क्या बोलते हैं, चंद्रमास बोलते हैं। याद रखिएगा, इस समय को क्या बोलते हैं, चंद्रमास। इसलिए जो महीना होता है वो कितने का होता है, समथिंग 1 महीने का होता है, 29.5 दिन का समय। ठीक है, अब आते देखिए, हाँ, जो नक्षत्र समय के दृष्टिकोण से, नक्षत्र समय के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो चंद्रमा लगभग कितने 27.5 दिन में उसी स्थिति में आ जाता है। देखिए, आपने एक बात गौर की होगी कि कभी आपको चंद्रमा बड़ा कभी छोटा दिखाई देता है, उसके आकार में डिस्टर्ब होता रहता है ना, आकार उसका बदलता रहता है। तो अगर कल्पना कीजिए, अगर आपको चंद्रमा अभी बड़ा दिख रहा है तो 27.5 दिन बाद चंद्रमा आपको बड़ा ही दिखेगा, उसी स्थिति में फिक्स वही स्थिति 27.5 दिन में पा जाता है चंद्रमा। इसे क्या कहते हैं, नक्षत्र मास कहते हैं। और हाँ, अगर बात करें कि ज्वार, तो जो आपने पढ़ा होगा कि पिछली कक्षाओं में कि ज्वार और भाटा है ना, जो चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है तो उससे क्या आते हैं, ज्वार भाटा आते हैं। लहरें समुद्र के ऊपर आती है तो उसे ज्वार कहते हैं, जब नीचे जाती है तो उसे भाटा कहते हैं। तो जो ज्वार उठने का है, तो ज्वार उठने की जो शर्त है वो किस पर होती है कि जब सूर्य और चंद्रमा का जो अनुपात होता है, उनकी जो शक्तियों का अनुपात होता है, तो सूर्य और चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात जब कितना हो जाता है, 11:5 हो जाता है, तब क्या आता है, ज्वार आता है। ठीक है, अब हाँ, जो वहां पर जो अपोलो अंतरिक्ष थे, जो मतलब अंतरिक्ष यात्री वहां पर गए हुए थे चंद्रमा पर, वो वहां से जो चंद्रमा की मिट्टी लाए थे, जब उसका परीक्षण किया गया तब वैज्ञानिकों ने उसके चंद्रमा का जो बनने का समय है वो कितना बताया, फिक्स जब उन्होंने निकाला उसका समय तो वो पृथ्वी के समान था। कितना, 460 करोड़ वर्ष। जी हाँ दोस्तों, चंद्रमा का जो समय है, जो चंद्रमा के बनने का समय है, वैज्ञानिकों के अनुसार जब उसकी मिट्टी वहां से लाई गई, मतलब उसकी सतह से वो कितनी निकली, पृथ्वी के समान। मतलब वैज्ञानिकों का मानना है कि जितना समय पृथ्वी को लगा है मतलब जितने समय पहले पृथ्वी बनी थी उतने समय पहले ही चंद्रमा का भी निर्माण हुआ था, 460 करोड़ वर्ष पहले। जी, ये इंपॉर्टेंट है। सुपर मून कि सुपर मून क्या कहलाता है, तो जब चंद्रमा, चूंकि देखिए चंद्रमा का जो मार्ग है वो अन्य ग्रह जो हमारी पृथ्वी का भी मार्ग है वो कैसा है, दीर्घवृत्तीय मार्ग है, दीर्घवृत्ताकार मार्ग है। तो चंद्रमा का भी जो मार्ग है वो कैसा है, दीर्घवृत्ताकार मार्ग है। दीर्घवृत्ताकार मार्ग होता क्या है, उसमें ये होता है कि कभी जो मतलब आकाशीय पिंड होता है वो कभी जिसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, जिस ग्रह के जिस आकाशीय पिंड के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, कभी उसके नजदीक आता है तो कभी उसके दूर जाता है। तो जब चंद्रमा चक्कर लगाते हुए पृथ्वी के सबसे नजदीक आ जाता है उसको सुपर मून कहते हैं। याद रखिए दोस्तों, उसको सुपर मून कहते हैं। और सुपर मून की जब स्थिति आती है तभी हमको चंद्रमा सबसे बड़ा दिखाई देता है। कितना बड़ा दिखाई देता है, 14% ज्यादा बड़ा दिखाई देता है और 30% ज्यादा चमकदार दिखाई देता है। उसकी जो चमक रहती है वो 30% ज्यादा बढ़ जाती है और उसका आकार 14% बढ़ जाता है। इसे सुपर मून कहते हैं या पेरिजी फुल मून कहते हैं। पेरिजी फुल मून इसलिए कहते हैं क्योंकि यह पूरा दिखाई देता है। अब हाँ, एक और ब्लू मून, ये आप अभी पढ़े हैं सुपर मून, अब देखते हैं ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या, ब्लू मून। ब्लू मून क्या कहलाता है दोस्तों, कभी कभी एक मास में दो पूर्णिमा पड़ जाती हैं। वैसे एक मास में एक ही पूर्णिमा होती है, उस पूर्णिमा का कोई भी नाम हो सकता है, जैसे शरद पूर्णिमा, कोई भी पूर्णिमा हो सकती है। तो जो पूर्णिमा होती है वो एक माह में एक बार हो सकती है, साल में किसी भी माह के मतलब एक दिन में हो सकती है। लेकिन जब जो पूर्णिमा आती है वो एक माह में जब 2 बार हो जाती है, तो जो दूसरा मतलब जैसे मान लीजिए आज 2 तारीख को है और कल मतलब अगले 31 तारीख को हो गई, तो जो 31 तारीख को होगी जो दूसरी पूर्णिमा होगी उसको क्या कहते हैं, उसको ब्लू मून कहते हैं। पिछली बार जो 2012 ईस्वी में कब, अगस्त में, हाँ 2012 ईस्वी में अगस्त में 2 अगस्त और 13 अगस्त को क्या हुआ था, मतलब 2 अगस्त और 13 अगस्त को क्या पड़ा था, पूर्णिमा हुई थी। क्या हुआ था, पूर्णिमा पड़ी थी। तो जो 31 अगस्त था उसको क्या कहा गया, ब्लू मून कहा गया। ठीक है, और जब देखिए कभी कभी क्या होता है, किसी साल में मतलब एक ब्लू मून होता है, किसी मास के एक ब्लू मून, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि एक साल के 2 या 2 से अधिक माह में ब्लू मून हो जाता है। 2 या 2 से अधिक माह में मतलब पूर्णिमा पड़ जाती है, तो उसको क्या कहते हैं,
उसको मून ईयर कहते हैं। उस साल को क्या कहते हैं, याद रखिए दोस्तों, उस साल को मून ईयर कहते हैं। जब किसी साल में 2 या 2 से अधिक माह में ब्लू मून होता है तो उसे मून ईयर कहते हैं। ये कब देखा गया था, पिछली बार कब हुआ था, सन 2018 में। अब दोस्तों इसके आगे का जो टॉपिक है, जैसे जो हम सौर मंडल के पिंड के अंतर्गत परंपरागत ग्रह हमारा खत्म हो गया। अब हम जो उसका दूसरा था बौनी ग्रह और उसके आगे था लघु सौर मंडलीय पिंड, उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।